हेलो हेलो हेलो। नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरे दोस्तों। मैं दीपक सैनी और मैं पढ़ाता हूँ केमिस्ट्री। तो देखो, हम बातें करने वाले हैं आज के लेक्चर की। और अपना जो आज का लेक्चर है वो आपको दिख रहा होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर होने वाला है। नेक्स्ट जो हम थ्योरी पढ़ने वाले हैं, जो बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थे या बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थे उनकी, यानी कि जो संकुल यौगिक हैं उनमें जो बंधन हो रहा था, बॉन्डिंग हो रही थी, उसको समझाने के लिए कई साइंटिस्ट आए थे। जिसमें पहले साइंटिस्ट जो थे वर्नर, उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। अब जो दूसरी थ्योरी है जो हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सी है? वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसे हम कहते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत। क्लियर है? तो आप देखते रहें इधर और ध्यान से देखें, इसमें सारी चीजें हम क्लियर करने वाले हैं। तो देखो, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वीबीटी, तो पहले आपको बता दें ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने दी थी, जिनका नाम था पॉलिंग। क्या नाम था? पॉलिंग। ठीक है। तो डेवलप्ड बाई पॉलिंग, डेवलप्ड बाई पॉलिंग। ठीक है। तो ये किसने डेवलप की? पॉलिंग। कब की? इन 1931। इन 1931। चलो, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि ये कौन से साइंटिस्ट ने डेवलप की या कौन से साइंटिस्ट ने दी। तो पहली बात तो हो गई, पॉलिंग ने दी। ठीक है। तो ये वैसे पूछा नहीं जाता, बस ध्यान रखें। तो पॉलिंग। पॉइंट नंबर 2, ध्यान से देखो, ये काम की बात है, ज्यादा हम रामायण नहीं पढ़ेंगे, ओनली इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो कि काम में आते हैं, बस वो। अब दूसरी चीज, ये जो वीबीटी है, ठीक है, ये किस बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है? जैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इनकी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में ये हमें इंफॉर्मेशन देगी? ठीक है। तो ध्यान से देखना। तो इट गिव्स, या डायरेक्ट हम लिख देते हैं, गिव्स इंफॉर्मेशन किसके बारे में देती है? गिव इंफॉर्मेशन, एक तो कौन सी? इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। क्या? इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ सीएमआई, यानी कि सीएमआई के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे फिल होंगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे। एक तो इसके बारे में हमें क्या करना है? इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है। दूसरा इंफॉर्मेशन देगा बॉन्ड की ज्योमेट्री, यानी कि जब बॉन्ड बनेगा तो उसकी ज्योमेट्री या किस ज्योमेट्री में बनने वाला है। ठीक है। तो दूसरी बात हो गई बॉन्ड ज्योमेट्री। तो दूसरी बात बॉन्ड ज्योमेट्री के बारे में बताएगा। और अगर हम बात करें तो ये मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है, क्या है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है। इनके बारे में भी क्या करेगा? ये इंफॉर्मेशन देगा। तो कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है, जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके अंदर एक तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है किसकी? सीएमआई की, सेंट्रल मेटल आयन की। एक तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा कि क्या होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं ऑर्बिटल्स में। दूसरा बॉन्ड की ज्योमेट्री, जब बॉन्ड बनेगा तो किस ज्योमेट्री में बनने वाला। और तीसरा इंफॉर्मेशन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो इनके बारे में ये क्या करता है? हमें इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है। तो 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अब हम आगे बात करते हैं कि ये जो वीबीटी है, क्या है बेटा? ये जो वीबीटी है ये कुछ अजम्पशंस लेके चलता है, यानी कि अवधारणाएं लेके चलता है। तो इसने कुछ अवधारणाएं दी हैं, कुछ बातें बोली हैं, जिन्हें हमें क्या करना है? ध्यान में रखना है, और उसी से हम आगे इस वीबीटी को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं क्या? अजम्पशंस। ठीक है, ऑफ वीबीटी। तो अजम्पशंस ऑफ वीबीटी, तो ध्यान से देखो, वीबीटी के कुछ अजम्पशंस हैं, वो क्या है? वो एक एक करके हम ध्यान से देखते जाएंगे। तो ध्यान से देखो, पॉइंट नंबर फर्स्ट, स्टार पॉइंट फर्स्ट। तो वीबीटी क्या कहती है कि जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है तो उसमें जो सीएमआई होता है, सेंट्रल मेटल आयन, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं।
क्या होते हैं? वैकेंट ऑर्बिटल, मतलब खाली कक्षक होते हैं, जिनके अंदर वो, या यूं कह सकते हैं जिनके द्वारा वो लिगेंड के साथ क्या करता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। यानी कि लिगेंड आएगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने, अब वो इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगा? मेटल को। तो मेटल के पास क्या होने चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल, जिनमें ये लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या कर ले? बॉन्ड फॉर्मेशन कर ले। यस कि नो? तो पहला जंक्शन क्या मानता है ये? कि CMI हैव वैकेंट ऑर्बिटल्स टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद लिगेंड। क्लियर? तो यहां पर हम लिख देते हैं कि CMI हैज vacant orbitals, sorry, vacant orbitals to form coordinate bond, with CMI। क्लियर है? तो पहला जंक्शन क्या है? कि जो CMI होगा उसके पास क्या होंगे? वैकेंट ऑर्बिटल्स होंगे, जो किसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं? लिगेंड के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेने वाले हैं, पार्टिसिपेट करने वाले हैं। यानी कि लिगेंड इनमें इलेक्ट्रॉन देके क्या कर लेगा? बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। क्लियर है? तो पहला जंक्शन हो गया। फिर हम अजम्पशन यानी कि अवधारणा नंबर 2 पढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, VBT कहता है कि ये जो वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं वो SPD हो सकते हैं, और ये वैकेंट ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं, और सेम एनर्जी और सेम नंबर के न्यू हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन तो आप पढ़ चुके होंगे पहले भी, कि जितने ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही नए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाते हैं। बट उनकी एनर्जी क्या होने वाली है? जो न्यू बन रहे हैं उनकी एनर्जी सेम होने वाली है, और नंबर भी सेम होने वाले हैं। जितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं उतने ही वो बनने। क्लियर? तो एनर्जी और नंबर दोनों क्या होने वाले हैं? उनके सेम। तो यहां हम बात कर लेते हैं आगे क्या, कि वैकेंट ऑर्बिटल्स कौन कौन से हो सकते हैं? S ऑर्बिटल हो सकता है, P हो सकता है, एंड D। ये इतना ही हम पढ़ेंगे। वैकेंट F भी हो सकता है, बट अपने सिलेबस में इतना ही, इतना ध्यान से देख लो बस। वैकेंट ऑर्बिटल्स SPD ऑफ CMI take part in hybridization। ठीक है? तो वैकेंट ऑर्बिटल्स जो होते हैं SPD, कोई सा भी हो सकता है, इन तीनों हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, एक तो S तो है ही, P भी हो सकता है, साथ में D भी हो सकता है। ठीक है? ये हाइब्रिडाइजेशन में क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है? टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन एंड form new hybridized orbital। New hybridized orbital in same number and energy। तो सेम नंबर और सेम एनर्जी के क्या बनाने वाले हैं? नए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाने वाले। तो 2 जो अजम्पशंस हैं वो यहां तक क्लियर हो गए। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, तीसरी जो अजम्पशन है यहां से हम स्टार्ट कर देते हैं। थर्ड जो अजम्पशन है वो क्या कह रहा है? कि ध्यान से देखो, ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है SPD, ये क्या कर रहे हैं? हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर सपोज दैट जो D ऑर्बिटल है अगर वो इनर साइड वाला हो, यानी अंदर वाला D हो, अगर वो पार्टिसिपेट करे, तो जो कॉम्प्लेक्स है वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स होने वाला है। क्या होने वाला है? स्पिन पेयर्ड। क्लियर? तो यहां पर ध्यान से देखो, तो यहां हम लिख सकते हैं
इफ d orbital, inner d orbital, if inner d orbital, if inner d orbital, जिसे हम लिख सकते हैं क्या, n-1, n-1d, ठीक है, टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। देन कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, देन कॉम्प्लेक्स क्या होगा, तो कॉम्प्लेक्स होगा क्या, इनर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो कंपाउंड बनेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, वो कैसा होने वाला है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होने वाला है, जिसे हम आंतरिक कक्षक संकुल भी कहेंगे, और स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, यानी कि चक्रण युग्मित, पेयर का मतलब क्या होता है, युग्मित, ठीक है, कॉम्प्लेक्स मतलब संकुल। तो ये काम की बात ध्यान से देखना, अगर इनर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में। अब इनर का मतलब क्या हो गया, अंदर वाला। देखो एन की बात करें, किसकी बात करें, एन की, तो एन कौन होता है, आउटर शेल, कौन सा होता है, आउटर शेल, तो एन होता है आउटर शेल, तो हम एन को मानते हैं आउटर शेल मतलब बाहर वाला कोष। तो यहां कौन सा है भाई, n-1, यानी कि एक कम हो गया, एन में से एक कम कर दो, मतलब जैसे एन अगर 4 है तो 4 - 1 3, यानी कि अंदर साइड वाला हो गया क्या, तो n-1d वाला पार्टिसिपेट करेगा, तो वो कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स होगा। क्लियर है, चलो, तो तीसरी एजम्पशन क्लियर होगी। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट 4th नंबर की एजम्पशन। तो 4th नंबर क्या है, अगर मान लो इनर साइड का डी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, कौन सा कर रहा है, आउटर साइड डी ऑर्बिटल, तो फिर तो यहां पर हम अगर बात करें कि इफ आउटर डी ऑर्बिटल, इफ आउटर डी ऑर्बिटल, इफ आउटर डी ऑर्बिटल, जिसे हम क्या लिखेंगे, एन डी, आउटर देखो आउटर क्या होता है, एन, तो एन डी, ठीक है, टेक पार्ट, वो की वो बात, टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, ओ सॉरी बी करना है, टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, तो अब कॉम्प्लेक्स क्या होगा, अगर आउटर डी पार्टिसिपेट करें तो उस कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्या कहेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या उसी को एक और नाम से जानेंगे हम, क्या, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। क्लियर, यानी कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मतलब बाह्य कक्षक संकुल हो गया, और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया चक्रण मुक्त, स्पिन मतलब चक्रण, फ्री मतलब मुक्त कॉम्प्लेक्स हो गया। क्लियर है, चलो अगली बात करते हैं हम, तो यहां तक की बातें कंप्लीट हो गई। क्लियर, तो इस बार एनडी पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब आउटर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है। चलो इसके बाद में नेक्स्ट जो अजम्पशन है वो ध्यान से देखो, वो क्या है, देखो अगर मान लो जब कॉम्प्लेक्स बना, क्या बना, कॉम्प्लेक्स, और अगर उस कॉम्प्लेक्स में जो सीएमआई है उसके पास अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एक भी, तो फिर वो कॉम्प्लेक्स है वो पैरामैग्नेटिक होने वाला है, यानी कि अनुचुंबकीय होगा। और अगर सीएमआई के पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो फिर वो कैसा होने वाला है, डायामैग्नेटिक, यानी कि प्रतिचुंबकीय होने वाला है। तो ध्यान से देखना, अगला जंक्शन क्या है कि CMI, इफ CMI हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देन कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक, ठीक है।
तो यहां हम लिख सकते हैं क्या कि इफ सी एम आई हैज any unpaired electron then कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? then complex कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। कैसा होने वाला है? पैरामैग्नेटिक, यानी कि अनुचुंबकीय कहेंगे हिंदी में। तो यहां पर देखो CMI हैज एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि कोई भी अगर एक अनपेयर्ड, एक भी हो, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। और अगर मैं इसी के अगली जो अजम्पशन की बात कर लूं, अगली अजम्पशन की, तो अगली अजम्पशन अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, तो इफ CMI don't have any unpaired electron, then complex, तो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? डायामैग्नेटिक। देन कॉम्प्लेक्स इज डायामैग्नेटिक। तो कॉम्प्लेक्स कैसा होने वाला है? डायामैग्नेटिक होने वाला है। ठीक है, तो यहां तक की बातें कंप्लीट हो गई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये कुछ अजम्पशंस तो कंप्लीट हो गए। इसके बाद में कुछ अजम्पशंस हैं वो और बचते हैं, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? तो यहां तक की बातें अपने कंप्लीट हो चुकी हैं। आप जल्दी से इसका क्या ले सकते हैं? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ लेते हैं। चलो, तो यहां तक की बातें बेटा कंप्लीट हो गई। अजम्पशंस में यहां तक की चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में हम आगे चल लेते हैं। तो अगली जो अजम्पशंस है, ठीक है, तो ये कंप्लीट कर देता हूं मैं, यहां से मिटा देते हैं। अब देखो अगली जो अजम्पशन है वो क्या है? तो अगली अजम्पशन ये है कि जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा बेटा, किसका फॉर्मेशन होगा? कॉम्प्लेक्स का, तो वहां हुंड्स लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हुंड्स लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ये फॉलो होने वाला है, यानी कि हुंड का अधिकतम बाहुल्यता नियम। अब ये क्या होता है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा अभी बीच में, बट अगर आपको डिटेल से जानना है तो आप 11th के एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर को जाके देख सकते हैं। ठीक है, उसमें मैंने डिटेल से जो इलेक्ट्रॉन फीलिंग रूल्स हैं वो समझा रखे हैं, तो वहां से आप देख सकते हैं कि हुंड्स लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है वो क्या होता है। बाकी मैं थोड़ा बहुत यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूं अभी, ताकि यहां पर जो भी बातें अपन समझने वाले हैं वो कंप्लीट हो जाए। समझ रहे? चलो ध्यान से देखते हैं, बहुत इजी है। देखो अभी आपको खुद को लगेगा कि ये वाकई में बहुत इजी चैप्टर है, समझ गए? तो अब हम बात करने वाले हैं आगे किसकी? अजम्पशंस की। चलो, तो नेक्स्ट जो अजम्पशन है, रख देते हैं इसको। तो अपनी जो नेक्स्ट अजम्पशन है किसकी? वीबीटी की। वो क्या है? तो वीबीटी कहता है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के ड्यूरिंग हुंड्स लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या होगा? फॉलो होगा। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन follow the Hund's law of maximum multiplicity. हुंड्स लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब ये हुंड्स लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या है?
जरा यहां पर ध्यान से देखो कि अगर मान लो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करना है, कौन सा, D6, कौन सा, D6 मान लो, यानी कि डी में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करना है, 6। तो हुंड क्या कहता है, हुंड्स लॉ क्या कहता है कि देखो डी के कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा, 5। डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5। 1 2 3 4 एंड 5, ये। तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे, तो देखो पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल होगा, ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन पांचों में जाएंगे, और वो भी सेम स्पिन के साथ, यानी कि अगर आपने यहां यूं कह सकते हैं क्लॉकवाइज स्पिन में भरा है तो बाकी सबको भी क्या करना है, क्लॉकवाइज, और अगर आपने एंटी क्लॉक भरा है तो सबको एंटी क्लॉक, तो सेम स्पिन के साथ इक्वल क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर भी अगर इलेक्ट्रॉन बचता है, जैसे 5 भर गए, 6 बचना है, उसके बाद क्या होगी, पेयरिंग, उसके बाद क्या होगी, पेयरिंग। तो ये इस टाइप से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फिल होगा, ठीक है। तो ये तो अकॉर्डिंग टू हुंड्स ये सही है, ठीक है। बट अगर मैं कहूं कि अगर इसी D6 को ऐसे भर देता मैं, ये रहे अपने पास 5 D ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 एंड 5, अगर मैं इनको ऐसे भरता, पहले इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, 1 2 पेयर करा के ही बढ़ते जाता, 3 4 5 6, तो देखो इलेक्ट्रॉन तो ऐसे बढ़ सकते हैं, बट ये हुंड लॉ को फॉलो नहीं करना, तो ये हुंड्स लॉ को फॉलो नहीं करता। तो हुंड्स लॉ फॉलो होगा, मतलब जब भी कॉम्प्लेक्स बनेगा तो जो CMI है, तो CMI में जो इलेक्ट्रॉन फीलिंग है वो इस टाइप से होगी, पहले क्लियर, पहले इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर पेयरिंग होगी, क्लियर हुआ, यस कि नो। अब अगला ध्यान से देखो, अब मान लो अगली बात, अगली एजम्पशन क्या है, अगली एजम्पशन ये है कि हमारे पास ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, अनपेयर्ड, देखो ये तो पेयर बन गए, ये क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बर्जेंस में पेयरिंग कर जाएंगे, यानी कि पेयर में आ जाएंगे, क्लियर है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में वो पेयर अप कर जाता है, ठीक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन the unpaired electrons are come in pairing, are come in pairing in presence of strong field ligand, ठीक है, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ SFL, इन प्रेजेंस ऑफ SFL बोले तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। चलो एक ही बात, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और शॉर्ट में इसको हम कहेंगे SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो एक ही बात है, दोनों सेम ही बात है, बस इसको हमने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कब पॉसिबल होगी, SFL, ठीक है। चलो तो ये बात हो गई अगली अजम्पशन की। अब यहां तक की बातें कंप्लीट हो गई, अजम्पशन की बातें कंप्लीट हो गई। अब मेन बात ये थी, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि कैसे, जैसे सपोज दैट ये D6 है, क्या है, D6। अब D6 कैसे फिल होगा, देखो हुंड्स लॉ फॉलो होगा पहले, तो D6 को हम अकॉर्डिंग टू हुंड्स क्या करेंगे, ऐसे फिल करेंगे, देखो पांचों D, तो 1 2 3 4 एंड 5, तो पहले 1 2 3 4 5 और फिर 6, ये हो गया। अब अगर मान लो यहां SFL हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, SFL,
ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर प्रेजेंस है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर प्रेजेंट है CMI के साथ, जब कॉम्प्लेक्स बनेगा तब की बात हो रही है, तो उस कंडीशन में जो D6 है, क्या है D6, उसमें ध्यान से देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन है, ये। तो इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो पेयर करा देगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा किसके साथ, इसके साथ, और ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा किसके साथ, इसके साथ। तो पेयर कर दे, जो सिंगल थे वो डबल डबल हो जाए। तो SFL की प्रेजेंस में अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है D6, वो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो, वो बन जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। तो देखो 1 2 पहले से पेयर थे, फिर ये पेयर हो जाएंगे, क्लियर है। तो SFL की कंडीशन में D6 है वो कैसे अरेंज हो जाएंगे, ऐसे हो जाएगा, पेयरिंग कर लेगा, क्लियर हो गई, क्लियर। अब हम बात करते हैं आगे की, कि हमें कैसे पता चले कि कौन सा लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग है और कौन सा लिगेंड है वो वीक है। तो इसके लिए ध्यान से देखो, एक सीरीज बनाएगी, क्या बनाएगी, एक सीरीज, और वो सीरीज कहलाती है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी। क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी। तो उस सीरीज के बारे में हम क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। उससे हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट जो बात है वो है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। तो ध्यान से देखो, स्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज। अब ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है जरा वो भी समझो। देखो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जब हम जो लिगेंड्स हैं, देखो हमारे पास बहुत सारे क्या हैं, लिगेंड्स हैं, उन बहुत सारे लिगेंड्स को हम क्या करेंगे, अगर उनकी फील्ड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज करते जाएंगे, यानी कि उनकी जो क्षेत्र प्राबल्यता है, फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब क्षेत्र प्राबल्यता, उसके अकॉर्डिंग हम उनको क्या कर दें, अरेंज। तो हमारे पास एक सीरीज बन के तैयार होगी। जैसे मान लो स्टूडेंट हैं काफी सारे, अगर उनको हाइट के अकॉर्डिंग हम क्या कर दें, अरेंज कर दें, तो एक ऑर्डर आएगा क्या, एक सीक्वेंस आएगी क्या, बस उसी सीक्वेंस को हम एक सीरीज कह देंगे। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, जो लिगेंड है अपने पास बहुत सारे, उनको हम क्या करते हैं, उनकी फील्ड स्ट्रेंथ के बेस पे क्या करते हैं, अरेंज कर देते हैं। तो हमारे पास एक ऑर्डर आता है, एक सीरीज बन के तैयार होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं, क्लियर है। तो अब जरा ध्यान से देखें, तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, तो हम लिख देते हैं, व्हेन लिगेंड्स आर अरेंज्ड, व्हेन ligands are arranged according to their field strength, according to their field strength, according to their field strength, then we find a order, या यूं कह सकते हैं सीरीज, ठीक है, that is, which is known, या that is called, या which is called स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहेंगे। तो अब हमें क्या करना है, फील्ड स्ट्रेंथ के बेस पे इनको क्या करना है, अरेंज करना है। तो वो हम क्या करेंगे, अरेंज करते जाएंगे, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इधर से मैं स्टार्ट करता हूँ कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो देखो सबसे पहले हमारे पास आता है CO, ठीक है, कार्बोनाइल लिगेंड, इसकी फील्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। लास्ट में मैं आपको एक सिंपल ट्रिक देने वाला हूं कि कैसे आप स्ट्रॉन्ग को पहचाने, कैसे आप वीक को पहचाने। अभी तो केवल सीरीज पढ़ो पहले, फिर एक शॉर्ट ट्रिक बहुत छोटी सी है जो कि मैंने पहले से समझा रखी है, वो मैं बताने वाला हूं, ठीक है।
पहले तो कौन हो गया, सी, ठीक है। फिर आता है Cn माइनस, फिर कौन आता है, Cn माइनस। फिर हमारे पास आता है NO2 माइनस, कौन आता है, NO2 माइनस। फिर हमारे पास आता है En, यानी कि इथाइलिन डाई एमाइन। फिर हमारे पास कौन आता है, NH3, यानी कि अमोनिया। फिर उसके बाद में हमारे पास आता है EDTA, EDTA, इसका पूरा नाम आप जानते हो, इथाइलिन डाई ट्राई भी हो सकता है और टेट्रा भी हो सकता है, पर हम टेट्रा लेके चलेंगे, यानी कि 4 माइनस, क्लियर है। उसके बाद में हमारे पास आता है NCS माइनस, जिसे हम थायोसाइनाइड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सॉरी NCS मतलब आइसोथायोसाइनाइड, एन आ गया पहले तो आइसो, एस मतलब थायो या थियो साइनाइड हो गया, क्लियर है। इसके बाद में हमारे पास आता है H2O, इसके बाद हमारे पास क्या आता है, H2O। तो इस H2O के बारे में हम आगे बात करेंगे, क्लियर है। तो इसके बाद हमारे पास कौन आता है, H2O आता है। फिर H2O के बाद में आता है C2O4 2 माइनस, इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीलेटो। फिर हमारे पास आता है F माइनस, फिर हमारे पास आता है S माइनस 2, S माइनस 2 मतलब सल्फेट। फिर Cl माइनस, फिर हमारे पास क्या आता है, Cl माइनस। फिर Cl माइनस के बाद में हमारे पास आता है SCN, SCN माइनस, इसे बोलते हैं हम क्या, थायोसाइनेटो, ठीक है। फिर SCN के बाद में हमारे पास आता है Br माइनस, और फिर हमारे पास कौन आता है, I माइनस। तो ये Br माइनस, ये I माइनस। तो ये कुछ लिगेंड हैं जो हमने अरेंज कर लिए। तो ये ऑर्डर, अब ये ऑर्डर क्या कह रहा है, ये ऑर्डर कह रहा है कि इसकी फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, और इस ऑर्डर में हम चलते जाएंगे तो फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। अब यहां मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, वैसे याद करने के तौर पर, कि किसको स्ट्रॉन्ग मानना है और किसको वीक मानना है। तो देखो H2O जो है, इसे हम इंटरमीडिएट लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, इंटरमीडिएट, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों के बीच का है, इंटरमीडिएट है। अब ध्यान से देखो, यहां पर हम बात करें तो H2O से इधर जब हम मूव करेंगे, ये वाला, ठीक है, इधर हम बढ़ते जाएंगे, तो ये तो है SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो ये तो हम क्या मान के चलेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड। कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, क्लियर। तो इनको तो हमें क्या मानना है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और इसके बाद वाले जो इधर हैं, ये वाले, यहां से यहां, ठीक है, और ये लास्ट इधर तक, ठीक है, ये वाले, इन्हें हमें क्या मानना है, वीक फील्ड लिगेंड। तो मैं यहां लिख देता हूं कि इन्हें हम क्या मान के चलेंगे, वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, क्लियर। जिसे हम शॉर्ट में क्या लिख देंगे, WFL, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को हम क्या लिख देंगे शॉर्ट में, SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, क्लियर है। तो ये बातें हमें क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। अब देखो ये सीरीज है, वो जनरली भूल भी जाता है, याद भी नहीं रहती, हो जाता है कभी कभी दिमाग में से मिस हो जाए। तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं, क्या, कि आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ध्यान रखना है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन होता है, जो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, यस कि नो, क्या करे, इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। तो यहां पर मैं बॉक्स में लिख रहा हूं। अब आपको मैंने स्टार्टिंग में जब जो टॉपिक पढ़ाए थे, ठीक है, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, उनमें मैंने कहा था कि इजीली इलेक्ट्रॉन वो देता है जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो, कम। भाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन होता है एक तरह से। अगर कोई इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन ज्यादा लगा रहा है तो वो डोनेट कम करेगा, और डोनेट कम करेगा तो जो स्ट्रेंथ है उसकी कम हो गई, यानी कि वो वीक हो गई।
और मान लो किसी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, कम है, तो वो इजीली क्या करेगा, डोनेट करेगा, और इजीली डोनेट करेगा, इसका मतलब वो उसकी जो स्ट्रेंथ है डोनेट करने की वो ज्यादा है। तो कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने वाला है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वो होने वाला है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम। अब मैंने आपको पहले ही कहा था कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड कह सकते हैं ये लोग, स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो होते हैं वहां पर ध्यान से देखो, मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम हो, तो देखो कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन डोनर, जिनके अंदर डोनर कौन हो, कार्बन और नाइट्रोजन हो। तो कार्बन और नाइट्रोजन आप देखो इधर, जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन बोले तो हेलोजन है। तो देखो लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, बाएं से दाएं हम चलेंगे तो ईएन की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। ये मैंने पहले भी समझाया था कॉन्सेप्ट। अब ईएन की वैल्यू बढ़ेगी तो बताओ इनकी ईएन तो ज्यादा होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे, डोनेट नहीं करेंगे। बट कार्बन और नाइट्रोजन की इनसे तो कम होगी, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन कम अट्रैक्ट करेंगे तो डोनेट ज्यादा करेंगे। और वीक लिगेंड, वीक लिगेंड, वीक लिगेंड कौन से होने वाले हैं, जिनके अंदर डोनर कौन हो, ऑक्सीजन हो और हेलोजन हो, ठीक है, और साथ में सल्फर भी हम कह सकते हैं। तो ये कौन से डोनर हैं, वीक डोनर है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन सा होगा, जिनमें डोनर कार्बन नाइट्रोजन। अब मैं आपको थोड़ा यहां रियलाइज कराता हूं कि कैसे। देखो इसमें डोनर कार्बन, इसमें डोनर कार्बन, इसमें डोनर नाइट्रोजन, ईएन, NH2 आते हैं, दो NH2, CH2 मतलब CH2 एक पे NH2 दूसरे पे NH2, तो नाइट्रोजन डोनर। NH3 में नाइट्रोजन डोनर, EDTA में भी नाइट्रोजन डोनर होते हैं, ऑक्सीजन भी होते हैं बट नाइट्रोजन है तो स्ट्रॉन्ग मानेंगे। इसमें भी देखो पहले कौन आ गया, नाइट्रोजन, NCS मतलब नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, क्लियर है। बट यहां से आते ही देखो ऑक्सीजन डोनर हो गया, ऑक्सीजन डोनर हो गया, तो ये इंटरमीडिएट है, और H2O खुद भी क्या है, वीक है, ध्यान रखना, इसे हम वीक मानते हैं, बट कुछ कंडीशन में ये स्ट्रॉन्ग भी होता है, मैं बाद में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट में बताने वाला हूं। तो H2O में ऑक्सीजन डोनर है, वीक हो गया, इसमें भी ऑक्सीजन डोनर है, वीक हो गया, हेलोजन डोनर वीक हो गया, सल्फर डोनर वीक हो गया, हेलोजन डोनर वीक हो गया, सल्फर SCN मतलब सल्फर पहले आया तो वीक हो गया सल्फर डोनर, हेलोजन डोनर, हेलोजन डोनर। तो सिंपल सा ट्रिक है, सिंपल सा पॉइंट है, ऐसे आप इसको क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। तो ये VBT की यहां तक की बातें कंप्लीट हुई कि नहीं, क्लियर हो गई, यहां तक की बातें समझ में आ गई होंगी। बहुत मैं स्लोली चल रहा हूँ, आराम से समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस लेक्चर ध्यान से देखो, एक बार में क्लियर हो जाएगा। चलो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट मारो, फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं। ओके चलो, तो ये बातें अपने कंप्लीट हो गई हैं। अब हम आगे की बातें करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो और समझाते हैं आपको इस VBT के लिए, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से देखो, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, मिटा रहा हूं। अब अगली जो बातें हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ध्यान रख लेना, वैसे यार ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने पॉइंट बता दिया बहुत ही सटीक। स्ट्रॉन्ग उनको मानना है जिनमें कार्बन नाइट्रोजन डोनर, और वीक उनको मानना है जिनमें ऑक्सीजन, हेलोजन और सल्फर डोनर हो। समझ गए होंगे यहां तक। अब हम आगे की बात करते हैं, क्या कि देखो यहां कुछ पॉइंट्स और आते हैं, जैसे क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि हाई स्पिन जो कॉम्प्लेक्स हैं वो क्या होते हैं, और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अब हम इन दोनों के बारे में जान लेते हैं कि हाई स्पिन क्या होते हैं और लो स्पिन क्या होता है, ठीक है। तो इनको डिटेल से पढ़ लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन आते हैं इनसे, और क्वेश्चन गलत भी हो जाएंगे अगर कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीटली समझा नहीं गया होगा, ठीक है। तो आज हम आपको क्लियर कर देंगे कि हाई स्पिन कौन से होते हैं और लो स्पिन कौन से होते हैं। चल तो वो पढ़ते हैं बाकी ध्यान से देखते रहें लेक्चर को, बहुत इजी पॉइंट्स हैं, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं वैसे। चलो हम बात कर लेते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। IMP पॉइंट में पहला हम बात करते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होता है। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स,
हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या है? देखो, कॉम्प्लेक्स विद ग्रेटर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि समझो कि ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनके अंदर जो सीएमआई है उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, ज्यादा हो, यानी कि जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स विद, पॉइंट देखो काम की, कॉम्प्लेक्स विद ग्रेटर complex with greater number of unpaired electron, greater number of unpaired electron, यानी कि ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, ज्यादा है, तो वो कौन से कॉम्प्लेक्स होते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक। अब पॉइंट नंबर 2 ये है कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हैं वो कौन से लिगेंड की प्रेजेंस में बनेंगे, ठीक है। ओके, हाई स्पिन जो कॉम्प्लेक्स हैं वो कौन से लिगेंड की प्रेजेंस में बनने वाले हैं? तो यहां पर मैं आपको बताता हूं कि जो वीक फील्ड लिगेंड है उसकी प्रेजेंस में कौन से कॉम्प्लेक्स बनेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो यहां लिख देते हैं वीक फील्ड, या डायरेक्ट शॉर्ट में मैं लिख देता हूं इन प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड, इन प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। तो ये कब बनेंगे, तो इनका फॉर्मेशन होगा वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में, ठीक है। और वीक फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं, अभी अभी बताया हमने। तो वीक लिगेंड कौन से होते हैं, वीक लिगेंड, तो वीक लिगेंड अभी अभी हमने बात की जिनके अंदर डोनर कौन हो, ऑक्सीजन हो, हेलोजन हो, एक्स मतलब हेलोजन हो, और सल्फर डोनर, ये क्या होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। तो ये वीक फील्ड लिगेंड कौन से कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब जो समझो क्यों वीक फील्ड लिगेंड क्या करेगा ऐसा। तो जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल बताया था क्या, कि अगर मान लो D6 है कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हमारे पास क्या है, D6। अब D6 के अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो पहले कॉम्प्लेक्स जब बनेगा तो हुंसलो फॉलो होगा, क्या होगा, हुंसलो, मतलब 1 2 3 4 5, ये लो। अब हुंसलो क्या कहता है, 1 2 3 4 5, पहले इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो सेम स्पिन के साथ, फिर पेयर करो, तो 6 हो गए। अब अगर मान लो मेटल के साथ, इसी मेटल के साथ अब मान लो WFL है, क्या है, WFL है, ठीक है। तो पेयरिंग नॉट अकर, यहां पर पेयरिंग नहीं होगी, क्यों, क्योंकि हमने अभी अभी डिस्कस किया था कि पेयरिंग कौन से लिगेंड की प्रेजेंस में होती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो यहां हम लिखेंगे पेयरिंग नॉट अकर, तो WFL क्या करेगा, पेयरिंग नहीं करेगा, तो पेयरिंग नॉट अकर, पेयरिंग नॉट अकर। जब पेयरिंग होगी नहीं तो बताओ ये इसके साथ और ये इसके साथ पेयर करेगा नहीं, तो बताओ अभी जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है या फीलिंग है, वो कैसी रहेगी, ऐसी की ऐसी। तो यहां पर ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6, तो बताओ यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिनको हम किससे डिनोट करेंगे, n से, वो कितने मिलने वाले हैं, 4। तो यहां कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4। तो बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि WFL क्या नहीं करेगा, पेयरिंग नहीं करेगा। समझ में आ गई बात, क्लियर हुआ। तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया। इसके बाद में हम दूसरा पढ़ते हैं, ठीक है, बी, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, बी वाला, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स।
तो ये भी ध्यान से देखो बेटा कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या है। तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स तो समझ आ गया, अब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स देखो। देखो यहां ग्रेटर नंबर है तो यहां लेसर नंबर होंगे, क्लियर है कि नहीं। तो यहां लेसर नंबर ऑफ क्या हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहां हम लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स विद lesser number, complex with lesser number of unpaired electron. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो लेसर नंबर होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के, तो वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, लो स्पिन। अब कौन से लिगेंड की प्रेजेंस में बनता है, तो इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में ये बनेगा। और फाइनली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो ये आप सब जानते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं, जिनमें डोनर कौन हो, एक तो कार्बन हो और नाइट्रोजन डोनर। बता दिया क्यों, समझा भी दिया। तो कार्बन और नाइट्रोजन डोनर हो वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। अब इसी एग्जाम्पल को हम क्या करते हैं, समझते हैं। जैसे मान लो हमें यहां क्या करना है, D6 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। क्या करना है, D6 का। तो D6 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कैसे फिल करूंगा भाई, 1 2 3 4 5। तो देखो 1 2 3 4 5 पहले इक्वल, और फिर मैं क्या करूंगा, पेयरिंग। अब मैं कहूं कि यहां पर कौन प्रेजेंट है, SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, पेयरिंग इज अकर। तो यहां पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग इज अकर। अगर पेयरिंग हो जाएगी तो एक बात बताओ, ये वाला किसके साथ शिफ्ट हो जाएगा, इसके साथ, और ये वाला किसके साथ शिफ्ट हो जाएगा, इसके साथ। तो अब जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन फिलिंग जो होगी वो कैसी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 ऐसे। तो अब देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो जाएगी। तो बताओ यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 0। यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम हो गया, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो गया तो जो लेस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते हैं वो कैसे होंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होने वाले हैं। बात समझ में आ गई, अरे यस कि नो, यहां तक की बातें क्लियर है कि नहीं, हो गया। इसके बाद में कुछ पॉइंट्स और हैं जो कि एक बहुत काम के हैं, मैं आपको समझाने वाला हूं। आप एक काम करें, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर, चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो, फिर हम आगे बढ़ लेते हैं। ओके चलो अगले जो काम के पॉइंट हैं वो यहां मैं डिस्कस करने वाला। अब देखो लो स्पिन हाई स्पिन कंप्लीट हो गया। इसके बाद में जो अगला पॉइंट है बेटा वो ये है कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हमने कहा था कि वो कैसा होने वाला है, पैरामैग्नेटिक। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो कैसा होने वाला है, डायामैग्नेटिक। क्लियर है कि नहीं। तो ये वाली बात तो क्लियर हो गई, यहां से ये समझ में भी आता है। तो देखो वीबीटी ने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में इंफॉर्मेशन तो दी कि पैरा है कि डाया है, ये दे दी। क्लियर। अब मैं इसके अंदर आपको वैसे वीबीटी देखो जो मैं पॉइंट बताने वाला हूं उसके बारे में वीबीटी इंफॉर्मेशन नहीं देती, बट मैं यहां क्यों बताऊंगा, क्योंकि यहां हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गए तो हम यहां से मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट। क्लियर। तो यहां मैं आपको मैग्नेटिक जो मोमेंट है वो निकालना सिखा देता हूं। तो ध्यान से देखो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरा, नहीं है तो डाया। तो अगर हमें अगला जो पॉइंट है वो है कि अगर मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, क्या निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट,
तो मैग्नेटिक मोमेंट हम एक फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, और वो फॉर्मूला है स्क्वायर रूट एन ब्रैकेट एन प्लस टू, स्क्वायर रूट ऑफ एन ब्रैकेट एन प्लस टू और बी एम। अब यहां ध्यान से देखो, यहां n क्या है, तो यहां n इक्वल्स टू है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर है, और साथ में यहां इसकी जो यूनिट है bm, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म है बोहर मैग्नेटॉन। क्या है? बोहर मैग्नेटॉन। तो bm है इसकी यूनिट, क्या है? यूनिट। तो bm यूनिट है और n क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब हमें मिल जाएंगे तो इस फॉर्मूले में हम क्या कर देंगे? पुट कर देंगे, और क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो एक तो काम की बात ये हो गई, और एक लास्ट और फाइनल नोट पॉइंट, इसके बाद में हम एग्जाम्पल समझेंगे। तो लास्ट नोट पॉइंट क्या है वो भी ध्यान से देखो आप। तो लास्ट वाला जो नोट पॉइंट है वो ये है कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? कलर्ड। यानी कि किसी कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो कलर्ड होगा, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है तो वो कलर लेस होगा। ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये याद रखनी है बातें, ठीक है। तो यहां हम लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो नोट पॉइंट में शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, कॉम्प्लेक्स विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कॉम्प्लेक्स विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो कैसे होने वाला है? कलर्ड या कलरफुल, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स विदाउट, कॉम्प्लेक्स विदाउट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कैसा होने वाला है? कलरलेस। कैसा होने वाला है? कलरलेस। तो ये दो काम के बातें थी जो कि हमने कंप्लीट कर ली। कॉम्प्लेक्स विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कलर्ड होगा, और कॉम्प्लेक्स विदाउट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कलरलेस। यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कलरलेस है, तो कलरफुल, रंगीन। कलर्ड का मतलब रंगीन और कलरलेस मतलब रंगहीन। क्लियर है? तो ये वीबीटी की जितनी भी अजम्पशंस थी, काम की बातें थी, वो हमने कर ली हैं कंप्लीट। अब ध्यान से देखो, हम आगे पढ़ेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल्स, जो कि हम आज नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट वाला जो लेक्चर है वो एग्जाम्पल्स पर होने वाला अपना। तो सारे एग्जाम्पल्स वहां 6-7 टाइप के एग्जाम्पल है वीबीटी के, तो उस लेक्चर में हम सभी एग्जाम्पल्स को क्या कर लेंगे? कंप्लीट। यहां तक की बातें डिटेल से पढ़ के रखना है, यहां तक की बातें क्या करनी है? डिटेल से पढ़ के रखनी है। क्यों? क्योंकि जो एग्जाम्पल है वो इन्हीं पॉइंट से क्या होने वाला है? क्लियर होने वाला है। ये ध्यान रखना। समझ में आ गई बातें? तो इनको ढंग से पढ़ लो जाके आज, और फिर नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा अपना उसके अंदर हम इन्हीं पॉइंट से वो एग्जाम्पल्स क्या करने वाले हैं? कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो यहां तक की बातें कंप्लीट होती हैं। बाकी पढ़ते रहें, मस्त रहें, खुश रहें। एग्जाम्स भी आ रही हैं, प्रिपरेशन पे लगे रहें, और हम मेहनत कर रहे हैं इसके लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। समझ गए? ओके बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मस्त रहें, खुश रहें। टेक केयर बच्चों।